उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में रघु नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। उसका घर मिट्टी का था। घर की छत जगह जगह से टूट चुकी थी। बारिश के दिनों में पानी टपकता था और गर्मियों में मिट्टी की दीवारें तपने लगती थीं। रघु के परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन था। रघु के पास अपनी कोई बड़ी दुकान नहीं थी। गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में वो लकड़ी का काम करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघु उठ जाता। वो अपनी पुरानी आरी और हथौड़ा उठाता और काम पर लग जाता। आप इतनी सुबह से काम में लग गए, थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। आराम तो कर लूंगा सीता, लेकिन घर में अनाज का डिब्बा खाली है। मोहन की पढ़ाई की फीस भी देनी है। पास में बैठा मोहन चुपचाप अपने पिता को देख रहा था। बाबा, अगर पैसे की इतनी परेशानी है तो मैं पढ़ाई छोड़कर आपके साथ काम करूंगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। मोहन अपने पिता की बात सुनकर भावुक हो गया। रघु बहुत गरीब था, लेकिन उसके हाथों में अद्भुत हुनर था। वो साधारण लकड़ी को सुंदर कुर्सी, मेज, चारपाई और अलमारी में बदल देता था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास ग्राहक बहुत कम आते थे। गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे। वे नया फर्नीचर खरीदने के बजाय पुराने फर्नीचर की मरम्मत करवाना पसंद करते थे। एक दिन रघु के पास एक किसान अपनी टूटी हुई कुर्सी लेकर आया। रघु, इस कुर्सी को ठीक कर दे। नई खरीदने के पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो भाई, मैं इसे ऐसा ठीक करूंगा कि नई जैसी लगेगी। रघु ने पूरी ईमानदारी से कुर्सी ठीक कर दी। कितने पैसे हुए? बस 50 रुपए। किसान ने पैसे दिए और कुर्सी लेकर चला गया। लेकिन रघु को उस काम में केवल 50 रुपए मिले थे। रामपुरा से कुछ दूर शहर में सेठ धनराज की बहुत बड़ी फर्नीचर की दुकान थी। दुकान में महंगे सोफे, मेज, कुर्सियां और अलमारियां बिकती थीं। धनराज खुद फर्नीचर नहीं बनाता था। वो छोटे कारीगरों से सस्ते में सामान बनवाकर महंगे दामों में बेचता था। एक दिन धनराज गांव में घूमते हुए रघु की दुकान के पास पहुंचा। उसने रघु द्वारा बनाई हुई एक लकड़ी की कुर्सी देखी। धनराज उस कुर्सी की सुंदरता देखकर हैरान रह गया। इतनी सुंदर कुर्सी और इतनी साधारण दुकान। हुनर दुकान से नहीं, हाथों से आता है सेठ जी। रघु की बात सुनकर धनराज को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने मन में कुछ और ही योजना बना ली। रघु, अगर तुम मेरे लिए फर्नीचर बनाओ तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। सच में? हाँ, लेकिन सामान मेरी पसंद के हिसाब से बनाना होगा। धनराज ने रघु को एक बड़ा ऑर्डर दिया। मुझे 20 मेज और 40 कुर्सियां चाहिए। रघु के लिए बहुत बड़ा काम था। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। मोहन भी स्कूल के बाद पिता की मदद करने लगा। सीता घर का काम जल्दी निपटाकर लकड़ी पर पॉलिश करने में मदद करती। तीनों मिलकर काम करते। कई दिनों की मेहनत के बाद फर्नीचर तैयार हो गया। धनराज सामान देखकर खुश हुआ, लेकिन उसने रघु को तय पैसे देने से मना कर दिया। सेठ जी, आपने जो रकम तय की थी वो दे दीजिए। फर्नीचर में कुछ खरोच हैं, मैं पूरी रकम नहीं दे सकता। लेकिन सेठ जी, आपने सामान देखकर ही मंजूर किया था। ज्यादा बहस मत करो, जितने पैसे दे रहा हूं ले लो। रघु मजबूर था। उसे कम पैसे लेकर घर लौटना पड़ा। घर पहुंचकर रघु ने पैसे सीता के हाथ में रख दिए। सीता ने पैसे गिने। इतने कम? मोहन ने सब समझ लिया। बाबा, आपने इतनी मेहनत की और सेठ ने आपके पैसे काट लिए। बेटा, गरीब आदमी की मेहनत का दाम अक्सर उसकी मजबूरी देखकर लगाया जाता है। रघु ने अपने बेटे को गरीब आदमी की मजबूरी के बारे में समझाया। मोहन की आंखों में गुस्सा था। हम भी एक दिन अपनी दुकान खोलेंगे। दुकान खोलना आसान है बेटा, उसे ईमानदारी से चलाना मुश्किल। अगले दिन रघु गांव के पुराने कारीगर करीम चाचा के पास गया। करीम चाचा कभी पूरे इलाके के प्रसिद्ध बढ़ई हुआ करते थे। रघु ने अपनी परेशानी उन्हें बताई। करीम चाचा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने रघु को उसकी सबसे बड़ी गलती के बारे में समझाया। रघु, तुमने एक गलती की है। क्या? तुमने अपने हुनर की कीमत किसी और को तय करने दी। रघु ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। जिस दिन तुम अपनी मेहनत की सही कीमत समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी।
करीम चाचा ने उसे समझाया कि जिस दिन इंसान अपनी मेहनत की सही कीमत समझ जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। फिर करीम चाचा ने उसे एक पुराना लकड़ी का औजारों का बक्सा दिया। ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था, अब इसे तुम रखो। ये बक्सा उनके गुरु ने उन्हें दिया था। रघु की आंखें नम हो गईं। रघु ने फैसला किया कि अब वो केवल दूसरों के लिए सस्ता फर्नीचर नहीं बनाएगा, वो अपने डिजाइन बनाएगा। मोहन ने भी पिता का साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक अनोखी लकड़ी की तय होने वाली मेज बनाई। ये मेज छोटी जगह वाले घरों के लिए बहुत उपयोगी थी। मोहन ने उसका डिजाइन कागज पर बनाया। रघु ने लकड़ी पर उसे तैयार किया। जब मेज तैयार हुई तो सीता ने उसे देखकर खुशी जताई। ये तो बहुत सुंदर है। अगर लोगों को पसंद आ गई तो शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। रघु को उम्मीद थी कि अगर लोगों को ये मेज पसंद आ गई तो शायद उनकी किस्मत भी बदल जाए। अगले रविवार रघु अपनी मेज लेकर शहर के बाजार पहुंचा। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग आते, देखते और आगे बढ़ जाते। एक आदमी ने मेज की कीमत पूछी। कितने की है? 800 रुपए। इतने में तो बाजार से साधारण मेज मिल जाएगी। रघु ने उसे 800 रुपए बताया। ग्राहक हंसने लगा और आगे बढ़ गया। रघु निराश हुआ। लेकिन तभी एक छोटी दुकान चलाने वाला व्यक्ति आया। उसने मेज को खोला और बंद करके देखा। ये मेज जगह कम लेती है। जी, इसे छोटे घर और दुकानों के लिए बनाया है। उसे समझ आया कि ये मेज कम जगह लेती है। मोहन ने उसे बताया कि इसे छोटे घरों और दुकानों के लिए बनाया गया है। दुकानदार ने मेज खरीद ली। रघु की पहली बिक्री हुई। धीरे धीरे रघु की बनाई तय होने वाली मेज की चर्चा पूरे शहर में फैलने लगी। फिर उसने छोटी अलमारी, बच्चों की पढ़ाई की मेज, कम जगह वाली कुर्सी और लकड़ी का सामान रखने का बॉक्स बनाना शुरू किया। उसके सामान की सबसे बड़ी खासियत थी कम कीमत और मजबूत गुणवत्ता। ग्राहक बढ़ने लगे। रघु अब पहले से ज्यादा कमाने लगा, लेकिन उसने अपनी पुरानी झोपड़ी और गरीबी को कभी नहीं भुलाया। जब धनराज को पता चला कि रघु का फर्नीचर बाजार में लोकप्रिय हो रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रघु को दोबारा अपने साथ काम करने के लिए बुलाया, लेकिन रघु ने अब अपना सामान खुद बेचने का फैसला कर लिया था। रघु के इस फैसले से धनराज को बहुत बुरा लगा। उसने रघु को बाजार में बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। धनराज ने कुछ लोगों से कहलवाया कि रघु घटिया लकड़ी इस्तेमाल करता है। कुछ ग्राहक रघु की दुकान पर आकर सवाल करने लगे, लेकिन रघु ने किसी से बहस नहीं की। आप मेरे फर्नीचर को खुद जांच सकते हैं। अगर खराब निकला तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। उसने ग्राहकों को अपने फर्नीचर की गुणवत्ता खुद जांचने का मौका दिया और खराब सामान होने पर पैसे वापस करने का भरोसा दिलाया। एक ग्राहक ने उसकी बनाई मेज को ध्यान से देखा। मेज मजबूत थी। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि धनराज झूठ बोल रहा है। धनराज की जलन बढ़ती गई। एक रात उसने अपने एक आदमी को रघु की छोटी कार्यशाला में आग लगाने के लिए भेजा। आधी रात को लकड़ी के ढेर में आग लग गई, लेकिन गांव का चौकीदार जाग रहा था। उसने आग देखी और शोर मचा दिया। आग, आग! रघु की दुकान में आग लग गई। गांव वाले दौड़ पड़े। सभी ने मिलकर आग बुझाई। रघु का बहुत सा सामान जल गया, लेकिन कार्यशाला पूरी तरह बच गई। चौकीदार ने रात में एक संदिग्ध आदमी को भागते हुए देखा था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने धनराज का नाम बता दिया। मामला मुखिया के सामने पहुंचा। मुखिया ने धनराज से इस बारे में सवाल किया। क्या तुमने रघु की दुकान जलाने की कोशिश की? धनराज चुप रहा। फिर रघु ने कहा कि मुखिया जी, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। गांव वालों ने रघु की ईमानदारी देखकर उसका साथ दिया। आखिरकार धनराज को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। कुछ महीनों बाद रघु ने अपनी मेहनत से एक बड़ी फर्नीचर की दुकान खोल ली। दुकान का नाम था रघु हस्तशिल्प फर्नीचर। मोहन अब पढ़ाई के साथ दुकान का हिसाब संभालने लगा। सीता दुकान में ग्राहकों का स्वागत करती।
रघु ने गांव के गरीब युवाओं को भी फर्नीचर बनाना सिखाना शुरू कर दिया। अगर मेरे हुनर से मेरा घर बदला है तो दूसरे गरीब घर भी बदलने चाहिए। उसका मानना था कि अगर उसके हुनर से उसका घर बदल सकता है तो दूसरे गरीब घर भी बदलने चाहिए। एक दिन वही धनराज रघु की दुकान पर आया। वो पहले जैसा घमंडी नहीं था। रघु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। उसने रघु से अपने किए की माफी मांगी। रघु ने मुस्कुराकर उसकी बात स्वीकार की। गलती स्वीकार करना भी एक तरह की हिम्मत है सेठ जी। दोनों ने हाथ मिलाया। कुछ साल बाद रघु की दुकान पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन रघु ने कभी यह नहीं भुलाया कि उसने शुरुआत कहां से की थी। वो अक्सर अपनी पुरानी झोपड़ी के सामने खड़ा होकर अपने बेटे को जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देता था। मोहन, याद रखना, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। इंसान की पहचान उसके कर्म और उसके हुनर से होती है। बाबा, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बाबा। मोहन भी अपने पिता की बात को हमेशा याद रखता था। समय बीतता गया और रघु का परिवार खुशहाल हो गया। जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, उसके पास भी एक ऐसी दौलत हो सकती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। उसका हुनर, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी। समाप्त।